ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास। लेवलिंग लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्विंग में। वैसे तो मैं ये फील्ड में तुमको पढ़ाना चाहता था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेनिंग तुमने पढ़ ली है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट का तुमने पढ़ा, लेकिन लेवलिंग के कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे डंपी लेवल, वाई लेवल, ऑटो लेवल। और लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लेवलिंग का यूज़ तुम्हें अभी आगे कंटूरिंग में भी होगा। कंटूरिंग पूरा का पूरा चैप्टर लेवलिंग पे डिपेंडेंट है। और लेवलिंग में तुम्हें ग्राउंड की हाइट निकालना विथ रेफरेंस टू एनी नोन पॉइंट्स जो है, हर जगह पे रोड सेक्शन में, डैम में, रूफिंग में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, हर जगह हर एक स्मॉल स्मॉल स्टेप पे तुम्हारा लेवलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कम से कम 3 से 4 5 लेक्चर मुझे लगेंगे इसकी थ्योरी को कवर करने में। और 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इसमें तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करने में। तो लगभग 7 से 8 लेक्चर में तुम्हारा लेवलिंग कवर अप हो पाएगा। जो मैंने ये भी रेफरेंस के लिए बुक उठाई है, ये कैटसन पब्लिकेशन की एक बुक है। इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने ये बुक उठाई है। और साथ में एक पीपीटी भी, डाउनलोडेड पीपीटी है गौरव एच टंडन का, तो साथ में एक पीपीटी को भी मैं रेफरेंस में लूँगा ताकि तुम्हारा कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें तुम गेन कर सको। पीपीटी मैंने खुद से इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसमें टाइम लगता, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, मेन मोटो तुम्हें मेरा ये है कि तुम्हें समझ में। तो इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले लेवलिंग क्या होता है, क्या है उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर उसमें कौन कौन से टर्म्स जो हमारे लेवलिंग में यूज होने वाले हैं, जैसे बेंचमार्क और तुम्हारा मीन सी लेवल, जीटीएस यानी कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, और लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेवल सरफेस, डेटम, ये सब छोटे छोटे डेफिनेशंस क्या चीज़ें होती हैं हम इसको समझेंगे। उसके बाद कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इसमें यूज करने वाले हैं, जैसे डंपी लेवल, ऑटो लेवल, वाई लेवल, ये कैसा दिखता है, इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ का लीस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिकली हमें जो 2 मेथड हैं हमारे लेवलिंग के, ठीक है, पहला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो इन दोनों मेथड का यूज करके हम कैसे लेवलिंग की फील्ड बुक को भरेंगे, या कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा कम एक्यूरेट है, वो चीज़ें पढ़ेंगे और उन पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। और किसी एक सेम न्यूमेरिकल को HI मेथड यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से और राइज एंड फॉल मेथड दोनों से ही सॉल्व करके हमें बिल्कुल एग्जैक्टली कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अर्थ है, अर्थ तुम्हें पता है कि एक कर्वेचर फॉर्म में है, तो उस ड्यू टू दैट कर्वेचर जो हमारा कुछ ना कुछ करेक्शन होता है लेवलिंग में, तो वो करेक्शन कैसे लगाते हैं, कितना होता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एक करेक्शन होगा, और ड्यू टू द कर्वेचर एक करेक्शन होगा, और कंबाइंड कितना करेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम पूरे इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेवलिंग होता क्या है। तो लेवलिंग में देखो इसमें डिफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर उसको मैं फिर एक अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। लेवलिंग इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन 2 or more पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि लेवलिंग जो है किसी भी एक नोन पॉइंट से दूसरे पॉइंट का हाइट मेजरमेंट करना ही लेवलिंग कहलाता है। यानी किसी भी पॉइंट की हाइट को मेजरमेंट कर रहे हैं हम विथ रेफरेंस टू अनदर पॉइंट। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो तुमको अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़के को क्लास में ले लूँ और उसको बोलूँ कि ये लड़का लंबा है या ये लड़का नाटा है, तो ये डिपेंड करेगा कि मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया हुआ है, यानी मेरा नोन पॉइंट क्या है। अगर मैं जैसे इंडियन की हाइट्स या किसी एक लड़के की हाइट का कंपैरिजन, इंडियन लड़के की हाइट का कंपैरिजन जापानी इंसान से करूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ही इज टॉलर देन जापानी गाय, कि वो जापानी लड़के से वो इंडियन हाइट जो है वो ज़्यादा है, लंबा है।
लेकिन अगर यही मैंने रेफरेंस के लिए एक ऑस्ट्रेलियन लड़का ले लिया, ऑस्ट्रेलियन हाइट ले ली, तो ऑस्ट्रेलियन की हाइट के हिसाब से जो इंडियन हाइट है वो कम है, यानी हम उनके हिसाब से बौने हैं या नाटे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस वही सेम लड़का लिया था, वही सेम लड़का जब हमने जापानी के साथ कंपैरिजन किया तो वो लंबा हो गया, और जब एक ऑस्ट्रेलियन के साथ लिया तो वो छोटा हो गया। तो जो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही हमें पता लगता है कि किसी दूसरे चीज़ की हाइट कितनी है। तो अगर हम इसी तरह से एक रेफरेंस सपोज सपोज करो मान लें कि जैसे मान लो एक पूरे फील्ड में कहीं कहीं पे मिट्टी ऊपर है, कहीं कहीं पे मिट्टी जो है नीचे है। और अगर मान लो जैसे हमारा सपोज करो DI का एक हमारा सेंटर का ग्राउंड है और इसमें कई जगह पे ट्रैक्टर से मिट्टी गिरी हुई है और कई जगह पे गड्ढे हैं। और सपोज करो कि उसी DI ग्राउंड में एक सीवर लाइन का कैप है, ढक्कन है। तो अगर उस सीवर लाइन के कैप को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए मैं आगे के कहीं पे एक सॉइल को बोलूँ कि यहाँ की सॉइल ज़्यादा है, ऊंची है, और फिर कहीं पे जहाँ गड्ढे है उसी सीवर के कैप को देख करके बोलूँ कि यहाँ पे जो सॉइल है, मिट्टी है, वो नीचे है। तो यही चीज़ होती है लेवलिंग। और हमने इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या माना, वो एक सीवर का ढक्कन की हाइट। तो ये तो एक लोकल रेफरेंस हुआ, ठीक है। तो अगर हमें एक यूनिवर्सल रेफरेंस लेना हो, जो कि बात अगर हम करें एक DI के ग्राउंड की नहीं, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा एरिया लेना है। जैसे सपोज करो हमें कोई एक नहर बनानी है, और ये नहर सपोज करो हमारी कानपुर से लेके तुम्हारे आगे ग्वालियर तक सपोज करो एक नहर जानी है, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। तो जब तुम्हें कानपुर का पानी, गंगा का कानपुर का पानी ग्वालियर तक भेजना है, तो ऑब्वियसली कानपुर में जो उसका ग्राउंड लेवल है या उसकी हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू ग्वालियर। तभी तो वो विद द ग्रेविटी पानी आगे जाएगा। तो इतने बड़े एरिया को हमें सर्वे करना पड़ेगा और लेवल चेक करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू एनी नोन पॉइंट, विथ रेफरेंस टू एनी नोन पॉइंट। तो जनरली हम वो जो नोन पॉइंट लेते हैं, वो नोन पॉइंट क्या लेते हैं, हम लेते हैं मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्यों लेते हैं, इसका एक एग्जांपल समझ लो। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक स्टील की कटोरी है जिस जो कई बार गिरी है, और उसकी जो बॉटम है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। ये इस तरह की स्टील की कटोरी है। तो अगर तुम ये स्टील की कटोरी में इसके बॉटम से रेफरेंस की किसी चीज की हाइट लो, ठीक है। अगर तुमने बॉटम से रेफरेंस की हाइट ली, तो क्या है, क्यों, चूंकि कटोरी की जो पेंदी है वो इधर उधर कई जगह पे पचक गई है, दब गई है। तो अगर मान लो यहाँ इस ऊंचे पॉइंट से तुमने 2 मीटर ऊपर ले लिया और यहाँ से 2 मीटर ऊपर ले लिया, तो इनमें क्या है, इनकी हाइट में डिफरेंस हो जाएगा। अगर हमें कोई ऐसा सेम लेवल ले ताकि अगर उसको कंपैरिजन करके वहां से हाइट लिया तो हर जगह से इक्वल हो। तो अगर मान लो इस कटोरी में हमने पानी भर दिया, तो कटोरी में इसकी पेंदी जो है कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन जो वाटर का सरफेस है वो हमेशा इक्वल होगा। और इस वाटर सरफेस से अगर हम कहीं चाहे यहाँ से ले, चाहे यहाँ से ले, चाहे यहाँ से ले, अगर हम 10 मीटर ऊपर जा रहे हैं या 2 मीटर जा रहे हैं, तो हर जगह पे हाइट हमें सेम मिलेगी। यही सेम चीज हम करते हैं अपने अर्थ के साथ भी। हमारा जो अर्थ है, अर्थ की बात करें तो उसमें जो लास्टली नीचे पानी भरा हुआ है, तो पानी का लेवल भी इक्वल होगा, ठीक है। और यही पानी का लेवल हम कौन सा लेवल लेते हैं, समुद्र का लेवल, सी का लेवल। और मीन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइड्स जनरेट होते हैं, और टाइड्स यानी लहरें जनरेट होती हैं। और लहरें क्यों जनरेट होती हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मून ग्रेविटी एंड सन ग्रेविटी, ठीक है। इन दोनों के ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से इसमें लहरें जनरेट होती हैं। इसीलिए तुम्हें पता होगा कि 15 दिन जो है हाई टाइड्स होती हैं, जब चांद पूरा उगा होता है तो वो हाई टाइड्स के डेज होते हैं, और जब 15 दिन चांद नहीं होता तो लो टाइड्स होते हैं। तो हमने क्या किया, हम आवरली बेसिस पे यानी हर घंटे हमने इसकी सी लेवल की हाइट का मेजरमेंट किया, और ये लगातार हमने 19 ईयर्स 19 साल तक किया।
और उससे जो मीन यानी औसतन जो हमने हाइट निकाली या औसतन जो एक सरफेस निकाला समुद्र का कि लगभग यहाँ पे इसका सरफेस है, वही हम यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए। इसीलिए इसको नॉट सी लेवल नहीं बोलते, मीन सी लेवल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? तो यानी अगर लेवलिंग को मैं एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो किसी भी एक पॉइंट का या ग्राउंड सरफेस का हाइट निकालना किस, अब वो देखो वो हाइट रेफरेंस के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी जो भी हमने रेफरेंस लिया उसके कंपैरिजन में आगे की जो मिट्टी है वो ज़्यादा हो सकती है, यानी कि पहाड़ जैसा है छोटा, एक डंपिंग सॉइल जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर गड्ढा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको पीपीटी में एक लाइन की डेफिनेशन तुम्हें बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ एक लाइन में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि leveling is defined as an art of determining the relative height of different points on, above और below the surface। ठीक है, सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे या ऑन द सरफेस किसी भी जगह की हाइट निकालना जो है वही लेवलिंग क्या होता है। अब हम बात करें आखिर लेवलिंग का यूज क्या क्या है, तो लेवलिंग को जैसे हम रोड बना रहे हैं तो अगल बगल के ग्राउंड से कितना ऊपर रख के रोड बनाना है, या फिर उसका लॉन्गिट्यूडनल यानी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के जो स्ट्रेच का रोड है उसमें सारा पानी फाइनली किधर की ओर जाए, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कैसा प्रोवाइड करना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप समझ रहे हो ना, जैसे सपोज करो भगवान टॉपिक से तुम्हें पुइया घाट यानी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के आगे पुइया घाट पड़ता है। अगर मान लो ये स्ट्रेच की रोड तुम्हें बनानी है तो तुम्हें अगर ये पता है कि भगवान टॉकीज जो है, भगवान टॉकीज की समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पोया घाट, क्योंकि देखो पोया घाट की तरफ यमुना नदी है, तो ऑब्वियसली पानी या नदी कहाँ बह रहा होगा, जहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट होगा, लोवेस्ट हाइट होगी, वहीं तो पानी जाके अपने आप ही वो एरिया कवर करेगा। तो अगर मान लो तुम्हें इस तरह का रोड बनाना है तो तुम क्या करोगे कि भगवान टॉकीज से लेके पूरे आगे के पूरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच में ये सारा पानी, देखो रोड पे दो तरह के स्लोप होते हैं, एक तो होता है ट्रांसवर्स स्लोप। ट्रांसवर्स स्लोप कहने का मतलब कि रोड के दोनों साइड, रोड पर पानी ना रुके, रोड के दोनों साइड जो है पानी तुरंत बह जाएगा, वो हो गया ट्रांसवर्स स्लोप। और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मतलब भगवान टॉकीज से फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से होते हुए ये सारा पानी अपने आप ग्राउंड मूवमेंट से या ग्रेविटी मूवमेंट से जाके पोइया घाट तक में जाके यमुना में मिल जाए, तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। यानी जब भी तुम ये रोड बना रहे होगे तो तुम इस बात को ध्यान में रखोगे कि जब हम इसका लेवल कर रहे होंगे तो भगवान टॉकीज से लेके पोइया घाट तक में एक ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हो, ताकि पानी बीच में कहीं ना रुके और कंटिन्यूअसली पानी एट द लास्ट पोइया घाट पर जाके मिल जाए। तो ये तुम्हें कैसे मिल पाएगा, ये कैसे डिफाइन कर पाओगे, ये विद द इंस्ट्रूमेंट जो कोई ऑटो लेवल वाई लेवल लोगे तो इस तरह का लेवल प्रोवाइड करोगे, ताकि फाइनली जो तुम्हारा पूरा का पूरा ड्रेन पॉइंट है वो भुइया घाट की ओर होता है। हमने क्या देखा कि लेवलिंग का यूज हमें कंस्ट्रक्शन वर्क में है, लेवलिंग का यूज हमें रोड बनाने में है, डैम बनाने में है, ड्रेनेज में है। ठीक है, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लेने की बात करूँ तो तुम्हें एक, जैसे सपोज करो कि तुम्हें अपने घर की छत बनानी है। ठीक है, तुम्हारा 2000 या 2500 या 2600 स्क्वायर फीट में तुम्हारा एक घर है जिसकी तुम्हें अब छत की ढलाई करनी है। ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारा छत है और यहाँ पे कहीं कॉर्नर पे तुमने इसमें ड्रेन पॉइंट यानी नाली बनाई हुई है, तो ये छत का कंप्लीट लेवलिंग तुम इस तरह करोगे कि इस छत के सारे पॉइंट्स, चाहे यहाँ पे हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे इस कॉर्नर में हो, चाहे इस कॉर्नर में हो, ये सारे पॉइंट इस नाली के कंपैरिजन में ऊंचे हों, तभी तो ये सारा का सारा पानी ड्रेन होकर के नाली तक में आएगा और छत पे कहीं पर भी पानी रुकेगा नहीं, लगेगा नहीं।
तो इसके लिए तुम क्या करोगे कि ये जो भी तुम्हारा नाली का लेवल है, किसी एक पॉइंट से हाइट है, उस कंपैरिजन में बाकी पॉइंट इससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कैसे अचीव करोगे? ये विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग तुम अचीव करोगे। तो तुमने क्या देखा कि लेवलिंग का यूज़ हमें नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में है, रोड बनाने में है, डैम बनाने में है, ठीक है? हर जगह पे हमें जैसे ग्राउंड को या तो हमें कटिंग में है, फिलिंग में है, यानी जैसे अगर मान लो किसी अ, घर की नींव खुद रही है मान लो, ठीक है? और हमें राफ्ट फाउंडेशन डालना है, तो सपोज़ करो यहाँ और ऊपर से ग्राउंड लेवल मान लो इस तरह है। इस तरह का टेढ़ा-मेढ़ा ग्राउंड मिला है और तुम्हें नींव खोदनी है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि जैसे मान लो तुम्हें 2 मीटर की नींव खोदनी है, तो यहाँ से 2 मीटर की तुमने नींव खोदी और यहाँ से 2 मीटर की नींव खोदी, तो फिर तो तुम्हारा ये जो फाउंडेशन की जाल होगी वो तो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी, है ना? तो तुम्हें इस तरह से देखना होगा कि पहले सबसे पहले ये ग्राउंड का हमारा लेवल कहाँ पे कितना है, उस हिसाब से हमें पता लगेगा कि कहाँ पर कितनी गहरी मिट्टी खोदनी है। यानी कि अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन की, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें लेवलिंग का यूज़ आएगा, ठीक है? आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। बाकी कुछ वीडियोस तुम देख लोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें कुछ टर्म्स की जो कि इसमें यूज़ होंगे। वो टर्म्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले देखो इसमें टर्म में लिखा हुआ है मीन सी लेवल, ठीक है? मीन सी लेवल, सबसे पहले सी लेवल समझते हैं, फिर मीन सी लेवल। सी लेवल मैंने बताया ना कि जैसे किसी कटोरी ले लिए तुमने और कटोरी में जो उसके बॉटम है वो सीधा नहीं है बल्कि वो टेढ़ा-मेढ़ा है। तो अगर तुमने और उस कटोरी को अगर तुम जैसे मान लो ये कटोरी है, ठीक है? हमारा अर्थ एक कटोरी जैसा है, टेढ़ा-मेढ़ा मैंने बना दिया है, इसको इस गोल मान लेना। और अगर हम मान लो इसमें कहीं पे इस तरह से पानी भरा हुआ है, तो वाटर का सरफेस हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस वाटर के सरफेस से हाइट लेते हैं, तो फिर क्या होगा, चाहे हम मुंबई में रहें, चाहे हम लखनऊ में रहें, चाहे हमारा कंस्ट्रक्शन कितना भी बड़ा हो, चाहे हम गुवाहाटी की बात करें, अगर हम मीन सी लेवल से बात कर रहे हैं, तो मीन सी लेवल से उसकी हाइट हर जगह पे सेम ही रहेगी। यानी मीन सी लेवल से अगर हम हाइट लेके चलते हैं, तो हमें पता रहेगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो तुम्हें भगवान टॉकीज से लेकर एमजी रोड से होते हुए तुम्हें सूर सदन चौराहा जो तुम्हारा है, जहाँ ये LIC की बिल्डिंग है, वहाँ पर एक ओवरब्रिज बनाना है या उससे भी लंबा ओवरब्रिज बनाना है। सपोज करो तुम्हारा कैंटोनमेंट सदर तक, ठीक है? तुम्हारा भगवान टॉकीज से सदर तक का एक ओवरब्रिज बनाना है और उस ओवरब्रिज की टॉप हाइट यानी ग्राउंड हाइट मान लो 10 मीटर है। तो मान लो भगवान टॉकीज से तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हुआ और बीच में कहीं यहाँ पर आके 10 मीटर, और अगर तुमने ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये जो तुम हाइट मेजर कर रहे हो, ये ग्राउंड लेवल से तुम ले रहे थे, ठीक है? और सदर मान लो ये जो है सदर से भी तुमने ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया और सदर से भी ब्रिज बना दिया तुमने और तुम्हें बीच में लाके इसको मिलाना था, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ब्रिज जाके एंड में आपस में मिले ही ना, ऊपर नीचे हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये ग्राउंड का सरफेस लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा भगवान टॉकीज और सदर के बीच में ग्राउंड लेवल अलग-अलग हो। सदर तुम्हारा ऊंचा हो और भगवान टॉकीज उससे कंपैरिजन में 1 मीटर 2 मीटर या काफ़ी नीचे हो। तो हमने ये देखा कि अगर हम बड़े लेवल पे या कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क यूज़ कर रहे हैं और अगर हमने लोकल रेफरेंस पॉइंट लिया, लोकल हाइट लिया, तो हमारा क्या है, हाइट में डिफरेंस आ जा रहा है। और अगर यही हम वो भरी कटोरी वाला एग्जांपल, यानी अगर हम कोई ये मान के चलते कि इसके नीचे पानी भरा हुआ है और इसके नीचे एंड में कहाँ पानी भरा हुआ है, समुद्र में, और समुद्र से इसकी ऊंचाई लेते हैं, तो समुद्र से मान लो इसकी ऊंचाई कुछ होती
2300। तो हमें क्या पता इस ग्राउंड लेवल की समुद्र तल से ऊंचाई पता रहती, और हमें, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो हमें समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पुल बनाना है, तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे भी बनाना है, 2000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे बनाना है। तो अगर मान लो यहाँ पे ग्राउंड लेवल तुम्हारा 1986 है, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा 4 मीटर, और यहाँ पे मान लो ग्राउंड तुम्हारा 1990 है, तो यहाँ से ग्राउंड पे क्या हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन जब हम ब्रिज बनाएंगे तो ये समुद्र तल से एग्जैक्टली दोनों ही जगह पे 2000 मीटर ऊपर है, तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आखिर मीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये पानी, समुद्र का पानी बिल्कुल शांत रहता किसी झील की तरह, तो हम नॉर्मल सी लेवल ही लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसमें लहरें क्रिएट होती हैं, टाइड्स क्रिएट होती हैं, तो ये जो टाइड्स हैं, और ये टाइड्स क्यों क्रिएट होती हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल डिफरेंस ऑफ द मून एंड द अर्थ। तो ये जो ग्रेविटेशनल डिफरेंस जो तुम्हारा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज ग्रेविटेशनल डिफरेंस जो टाइड्स जनरेट हो रहे हैं, तो कभी लो टाइड्स है, कभी हाई टाइड्स हैं, तो जब पानी में इस तरह से की लहरें क्रिएट हो रही हैं, तो आखिर हम उसका मीन कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, आवरली बेसिस यानी हर घंटे हम ऑब्जर्वेशन लिए, और ये 19 साल तक लगातार ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसका औसत यानी मीन निकालते हैं, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट हो पाते हैं, और इसी को बोलते हैं मीन सी लेवल। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मीन सी लेवल सबसे पहले हमने कराची में अडॉप्ट किया था, जो कि अब जो है मुंबई को अडॉप्ट करते हैं, यानी इंडिया का जो मीन सी लेवल हम यूज़ करते हैं वो मुंबई का सी लेवल यूज़ करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो मुंबई का अगर कोई रनवे है, ठीक है, तो मुंबई का रनवे जो है वो सी लेवल से 50 मीटर 100 मीटर ही ऊंचा होगा। और अगर हम बात करें जैसे दिल्ली का, तो दिल्ली का जो रनवे है उसकी सी लेवल से ऊंचाई होगी 500 600 700 मीटर, जो भी किलोमीटर जैसा भी। तो हमेशा क्या है, हम सी लेवल से लेके चलते हैं ताकि इक्वलिटी रहे हर जगह पे। ये बात समझ में आ गई। और मीन सी लेवल क्यों लेते हैं, अभी अभी मैंने वो कटोरी वाला एग्जाम्पल बताया था, इसलिए ही हम सी लेवल लेते हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें लेवल सरफेस की, तो लेवल सरफेस, लेवल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, इसको डायरेक्टली एक एग्जांपल में समझा देंगे। देखो लेवल सरफेस क्या बोल रहा है, दिस इज अ सरफेस। देखो ये सभी इमेजिनरी सरफेस है, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। दिस इज अ सरफेस सच दैट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नॉर्मल टू ऑल पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ लेवल सरफेस का, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, बिल्कुल सीधा फ्लैट सरफेस तो है नहीं, ठीक है, स्फेरोइडिकल सरफेस है। तो अगर इसी को हर जगह पे, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा मुझसे बन रहा है, डोग रहा है, अगर इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करो, इसी के जस्ट ऊपर, जैसा अर्थ का ऊपर का शेप है वैसा ही ऊपर एक लाइन हो, इसको बोलेंगे। और एक ये एक सरफेस जैसा इसको इमेजिन करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेवल सरफेस। और इसमें कहीं पर भी एक जो लाइन ड्रॉ करी है वो हो गया लेवल लाइन। यानी कि अगर मैं इसमें जो पहली लाइन बोल रहा है कि कहीं पर भी प्लम बॉब लटकाओगे कहीं पे भी, तो ये जो प्लम बॉब है ये हर जगह पे 90 डिग्री यानी नॉर्मल रहेगा ग्रेविटी के, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर होता है, सेंटर की ओर, ठीक है। तो प्लम बॉब भी सेंटर की ओर ही लटकेगा कहीं पे भी। तो हर जगह पे जो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा वो होगा लेवल सरफेस। और अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें, तो जैसे मान लो ये कोई अर्थ का सरफेस है और इसके टेंजेंट लेते हुए, यानी कि इसके टेंजेंट ऐसी कोई लाइन हो, ऐसा कोई सरफेस हो, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसी लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। शायद देखो इस ऊपर एग्जांपल में दिखाया भी क्या है, देखो इस तरह से ये सीधी लाइन, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बिल्कुल टेंजेंट टू द लेवल लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, ये हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन।
जिस तरह का अर्थ का सरफेस है उसी तरह का एग्जैक्टली अगर ऊपर कोई एक सरफेस है तो वो हो गया तुम्हारा लेवल सरफेस, और इस तरह की लाइन को बोलेंगे लेवल लाइन। अब इसको पीपीटी में समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें इसमें भी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव यही है, टू फाइंड द एलिवेशन, यानी कि हाइट निकालना है, टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ ए गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सम एज्यूम रेफरेंस लाइन। इसको डेटम बोलते हैं। देखो मीन सी लेवल भी एक डेटम ही है, ठीक है। मीन सी लेवल इज अ एग्जांपल ऑफ अ डेटम। डेटम मतलब कोई भी एक नोन हाइट को डेटम बोलते हैं, ठीक। हाँ, अब देखो कि लेवल सरफेस को समझाने की बात की जा रही थी, तो इस एग्जांपल से तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ये अर्थ का इस तरह का सरफेस है, ठीक है। अगर हम कोई मीन सरफेस लें तो ये ब्लू वाली लाइन एक मीन सरफेस दिखा रही है, सी का लेवल जिसको बताया गया है या लेवल डेटम बताया गया है। तो इसी की तर्ज पे बिल्कुल इसी जैसे जहाँ पे इसका कर्वेचर है वैसा ही अगर एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन किया गया है तो वो कौन सा सरफेस होगा, लेवल सरफेस। देखो ये कर्वेचर वाली लाइन को बोला गया है लेवल सरफेस, और अगर इससे टेंजेंट लेते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाए तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। और अगर तुम देखो तो इस लेवल सरफेस से हर एक पॉइंट पे अगर प्लम बॉब यूज करोगे तो प्लम बॉब हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री ही बनाएगा। देखो प्लम बॉब यहाँ पे अगर तुम लटकाओगे तो ऐसे नहीं, सीधा नहीं लटकेगा, बल्कि वो जिस डायरेक्शन में, बिकॉज अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सेंटर की ओर है, तो यहाँ से भी सेंटर की ओर ही लगेगा। तो लेवल सरफेस से प्लम बॉब लटकाने पर हर बार वो 90 डिग्री ही क्रिएट करेगा अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा बहुत। यहाँ पे भी समझने की कोशिश करो। इट इज द सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरोइडिकल सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के पैरेलल सरफ पे एक अगर इमेजिनरी सरफेस बनाए तो वो हो जाएगा लेवल सरफेस, और उसमें ही कोई लाइन लाइंग ऑन, कोई भी लाइन उस पूरे लेवल सरफेस पे इमेजिनरी कोई भी लाइन अगर लोगे तो वो हो जाएगी एक कोई लेवल लाइन। और जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें या हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज अ प्लेन टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस। किसी भी देखो ये कर्व है, इसको टेंजेंट लेते हुए कहीं पर भी एक सीधी लाइन खींच दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसमें कोई भी जो लाइन ले रहे हो वो सरफेस का मतलब एक पूरा पूरा एक सरफेस है। तुम इस तरह से समझ लो जैसे तुमने एक कोई बॉल ली, ठीक है, और उससे सेम डिस्टेंस पर एक बॉल के ऊपर एक और बॉल ले ली। तो जो अंदर वाली बॉल थी, मान लो वो तुम्हारा अर्थ है, और अपर वाला जो एक बॉल है वो एक इमेजिनरी बॉल है, तो अपर, लेकिन जो अपर वाली जो बॉल है उसका भी जो कर्वेचर है और नीचे अंदर वाली बॉल दोनों सेम पैरेलल एक सरफेस पूरा क्रिएट कर रहे हैं, वो हो गया तुम्हारा लेवल सरफेस, ठीक है। और उसमें ली गई कहीं पे भी कोई एक लाइन जो है लेवल लाइन रिप्रेजेंट करेगी। जबकि उस अगर मैं कहूँ कि उस बॉल को तुम एक क्यूब के अंदर बंद कर दो तो क्यूब में जो सीधी लाइन है, जो सीधा सरफेस है, वो एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। थोड़ा समझाने की एग्जांपल से मैंने कोशिश करी है, बाकी इमेजिन करने की चीज़ है ये, ठीक है। अब इसमें देखो टर्म्स कौन कौन से यूज होंगे, तो देखो डेटम, डेटम मीन्स सी लेवल एक डेटम ही है। डेटम क्या होता है, कोई भी नोन एलिवेशन पॉइंट को डेटम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल पढ़ लो, इट इज एन आर्बिट्ररी लेवल सरफेस। लेवल सरफेस है ये, लेवल सरफेस मतलब पैरेलल टू द अर्थ स्फेरोइडिकल सरफेस को लेवल सरफेस बोलते हैं, फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ पॉइंट में बी रिफर्ड, ठीक। तो मीन सी लेवल
एक डेटम है। हो सकता है कि मीन सी लेवल की जगह अगर हम मान लो गंगा से ऊंचाई माने या यमुना से ऊंचाई माने किसी एक लोकल रेफरेंस के लिए, तो यमुना लेवल इज ऑलवेज ऑल्सो भी है डेटम, वो भी एक डेटम की तरह बिहेव करेगा, डेटम ही हो जाएगा। तो जनरली एक मीन सी लेवल एक क्या है, ब्रॉडर डेटम, एक बड़ा डेटम ही है। इन इंडिया मीन सी लेवल इज कंसीडर्ड एट्स डेटम। देखो इस लाइन को समझने की कोशिश करो कि इंडिया में मीन सी लेवल जो है वो एक डेटम की तरह कंसिडर होता है ऑफ जीरो एलिवेशन, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड एट कराची, जो कि ओल्ड डाटा इसमें लिखा हुआ है, नाउ इट इज सिचुएटेड एट मुंबई, ठीक है। अब इसमें जो आरएल है, रिड्यूस्ड लेवल, इस रिड्यूस्ड लेवल वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह ये यूज होगा कि इसका आरएल निकालो, उसका आरएल निकालो, यानी रिड्यूस्ड लेवल निकालो। तो ये रिड्यूस्ड लेवल क्या होता है, इस चीज को समझो। इट इज हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट above और बिलो एनी डेटा, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज आरएल। तो सबसे पहले एक लोकल आरएल से समझेंगे और फिर किसी डेटम से समझेंगे। अ, जैसे सपोज करो कि देखो आरएल मतलब हाइट निकालना है किसी भी एक नोन पॉइंट का। तो इसका बेटर एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा डीआई का तुम्हारा सेंट्रल ग्राउंड है, ठीक है। अब इस डीआई के सेंट्रल ग्राउंड में मान लो तुम्हारा एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है, और जो डीआई का जो तुम्हारा ग्राउंड है अभी जो तुम्हें ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो, सपोज करो इसमें बारिश हुई और बारिश होने के बाद कई जगह पे पानी भर गए 2-3 सालों तक और वहां गड्ढा हो गया, ठीक। तो अगर तुम ये बास्केटबॉल वाला जो सीमेंटेड पिच है उसको एक रेफरेंस मानते हुए पूरे डीआई के ग्राउंड की तुम हाइट निकालो, तो ये तुम्हारा, मान लो तुमने जो बास्केटबॉल कोर्ट है उस बास्केटबॉल कोर्ट को का इमेजिनरी एक हाइट मान ली जीरो, कि यहाँ जीरो है, ठीक है। तो जहाँ पे गड्ढा हुआ वहां की हाइट मान लो 1 मीटर या 2 मीटर आई, और कहीं कहीं मिट्टी ऊंची हो सकती है तो वो निगेटिव में आई, ठीक है। तो ये तुमने जो बास्केटबॉल कोर्ट को रेफरेंस माना, यही तुम्हारा बास्केटबॉल कोर्ट क्या हो गया, एक लोकल डेटम हो गया, और उसके रेफरेंस में बाकी जगह पे तुमने उसकी हाइट निकाली, तो वो क्या हो गया तुम्हारा आरएल हो गया। अब इसमें तुमने देखा कि जहां पर अगर हम इसको जीरो ले रहे थे डेटम को, तो कहीं कहीं पे पॉइंट निगेटिव भी आ जा रहे हैं, क्योंकि उस बास्केटबॉल कोर्ट से कहीं कहीं मिट्टी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो हम अपनी सूटेबिलिटी के लिए उसको जीरो ना मान के 100 मान लेते हैं। इस 100 मानने से क्या होता है कि जहां पे मिट्टी ऊपर होगी वहां पर जो है हमारा निगेटिव नहीं जाना पड़ेगा, हम उसको बोल देंगे 98 या 99, और जहाँ पे गड्ढा होगा वहाँ पे 102 या 101 हो जाएगा, 1 मीटर 2 मीटर ऊपर नीचे। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आखिर ये घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आरएल का आइडिया लग गया होगा कि रिड्यूस लेवल आखिर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो रिड्यूस लेवल का मतलब अब थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, कि जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं आरएल 100 मान लो, तो ये 100 जरूरी नहीं मानो, तुम हमेशा समुद्र तल की ऊंचाई यानी मीन सी लेवल से भी बात कर सकते हो।
ठीक है, इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ऊपर ब्लैंक पेज है। देखो, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा कहीं अर्थ का सरफेस है जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं तुमको एक पॉइंट लिया, यहाँ पे तुमने मान लो कोई सीवर लाइन का कैप था या कोई ईंट रख दी तुमने, जो कि दिख रहा है, जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप का है, वहां पे तुमने इसकी हाइट मान ली, कुछ मान ली कि इसका RL हमने मान लिया 100। तो 100 मानने का मतलब क्या होता है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसके जस्ट 100 मीटर नीचे पानी भरा हुआ है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। और ये 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली हमें लेना तो चाहिए था कि समुद्र तल से उस पॉइंट की ऊंचाई कितनी है ये लो। अब लेकिन वो देखो कुछ ऐसा होगा 6438, मतलब 6438.5 समथिंग कुछ ऐसा, और इसको बार बार कैलकुलेशन में यूज करना, कहीं उससे आधा मीटर कम है आधा मीटर ऊपर है, वो बहुत टफ हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। इसलिए हम इमेजिनरी क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि इस पॉइंट, जैसे समझ रहे हो ग्राउंड पे यहाँ पे कोई सीवर का ढक्कन था, और हमने ये मान लिया कि इसका RL 100 है। जैसे ही हमने ये बोला कि RL 100 है, हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, इस सीवर लाइन के जो ढक्कन है इसके RL 100 कहने का मतलब कि हम ये मान रहे हैं कि इसके 100 मीटर, जस्ट 100 मीटर नीचे पानी भरा हुआ है। और जो पानी भरा हुआ है उसका लेवल तो इक्वल रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इसके आगे वाले इस पॉइंट का इसके रेफरेंस में हाइट लेना है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को हमें पता करना है कि आखिर ये पॉइंट क्या है, ऊपर है या नीचे है। तो अगर इसका RL हमारा 100 है, और यहाँ पे हम स्टाफ स्टाफ एक वर्टिकल स्केल मान लो, लंबा सा 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का खड़ा स्केल है, ठीक है। अगर इसको खड़ा स्केल की तरह बात करें तो यहाँ से अगर हम ऑटो लेवल लगा के इसका कुछ हाइट निकाल लेंगे, अगर देखो स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा आ रही है मतलब कि वहाँ पे गड्ढा है ना। मान लो देखो यहाँ पे तुमने अपना ऑटो लेवल रखा, इंस्ट्रूमेंट सेट किया, और अगर स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा आई, स्टाफ की रीडिंग कब ज़्यादा आएगी, जब वो स्टाफ ज़्यादा अंदर गहरा जाएगा। और ये नीचे से शुरू होता है, 0, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे ऊपर तक ऐसे होता है, नीचे से रीडिंग शुरू होती है ना। तो जहाँ पे भी स्टाफ की रीडिंग ज्यादा आ रही है मतलब कि वहाँ पे गड्ढा है। और अगर स्टाफ की रीडिंग कम आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पर ग्राउंड का लेवल ऐसा होता ऊपर उठा हुआ, यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग कम आ रही होती है या माइनस में आ रही होती है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है। तो ये जो हमने एक इमेजिनरी हाइट इसकी मानी, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में दूसरे पॉइंट्स की हाइट निकाल रहे हैं, यही होता है रिड्यूस्ड लेवल RL निकालना, ठीक है। इसको भी और इलेबोरेट करेंगे, अभी तो सिर्फ RL का डिफिनेशन बता रहा था। और डेटम, तो डेटम क्या था, कोई भी एक नोन हाइट, ठीक है, उसको बोलेंगे डेटम। और मीन सी लेवल इंडिया के लिए एक डेटम ही है। लेवल सरफेस क्या था, जो अर्थ का सरफेस है उसी अर्थ का सरफेस से पैरेलली ऊपर या नीचे दोनों जगह हो सकता है, मतलब लेकिन अर्थ के सरफेस जैसा उसका अर्थ का स्फेरॉइडिकल कर्वेचर है, उसी तरह का अगर एक इमेजिनरी सरफेस ऊपर है या नीचे है, वो हो जाएगा लेवल सरफेस। और उसमें ली गई कोई भी लाइन को लेवल लाइन बोलेंगे। जबकि अगर मैंने बताया था किसी बॉल को क्यूब में बंद कर दो तो चारों और बिल्कुल सेंटर में हो, ऐसा ना हो कि वो बॉल किसी सरफेस से टच कर रहा हो, हर जगह से सेम डिस्टेंस पे हो। तो वो जो लाइन एक ले रहे हैं, जो सरफेस ले रहे हैं, वो कौन सा सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है। अब इसमें इसी तरह का अगर हमने इसके कर्वेचर जैसा है, देखो टेढ़ा मेढ़ा मुझसे बन रहा है लेकिन समझने की कोशिश करना, कर्वेचर जैसा एक सरफेस, जैसा इसका कर्वेचर है बिल्कुल हर जगह से पैरेलल एक सरफेस लिया, तो ये हो गया लेवल सरफेस, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हमने इसके
इस तरह का सरफेस लिया, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस और इसमें कोई भी जो लाइन अडॉप्ट करोगे वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है वो लेवल सरफेस के कहीं पर भी जो एक टेंजेंट लेंगे, जैसे ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो सकता है। ऐसे अगर एक सरफेस लें सीधी लाइन, देखो टेढ़ी बन रही है मुझसे, ये भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो सकता है, ठीक है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रही है कि नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है।